हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर हो रहा है और कल आप लोगों का केमिस्ट्री की पेपर होने वाला है। तो आप लोगों के लिए हमने कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो इस सभी क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं जिनको हमने पढ़ाया है। तो आप लोगों को आज दिखाएंगे 10 क्वेश्चन जो कल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनमें से हमने 5 यहाँ पर सवाल लिए हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री से आप लोगों को विलियन चैप्टर से, वैद्युत रसायन से, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन पहले आपको बता दें। 5 यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो उनमें से हम देखते हैं कौन कौन सा अभी आप लोगों के सामने कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसा कि हम आप लोगों को देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखो कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है क्या पता कल भी आ जाए, तो 1 नंबर आपको अच्छे से आप लोग कर सकेंगे। जैसे पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा किसमें होती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ठीक, तो अगर पूछा जाए सबसे मीठी शर्करा किसमें होती है तो अधिकतर बच्चे सोचेंगे सुक्रोज में, यानी कि चीनी उनी में आपका सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो होगा फ्रक्टोज। ना तो आपका ग्लूकोज होगा, ना तो आपका माल्टोज, ना तो सुक्रोज। अगर पूछा जाए, ठीक है, याद हो गया। आज यहाँ पर हम मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं उसको हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी जानते हैं कि समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो आप अगर आता है बोर्ड एग्जाम में कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। ठीक, निम्न में से ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए। कई बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे पूछा जाए निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा का ऑप्शन है NaCl, तीसरा है CaCl2 और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। देखिए आप लोग समझिए कि क्वथनांक, अगर क्वथनांक किसी का होगा तो वो जब तक आयन में नहीं टूटेगा तब तक उसका क्वथनांक यहाँ पर नहीं निकाल सकते हो। अब बात आता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सब लोग आप जानते हैं सूत्र जो होता है C6H12O6। इसमें कार्बन संख्या आता है, यानी कि कार्बन सभी एक दूसरे के साथ सहबंध द्वारा या सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सुक्रोज में भी आपका वैसे ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बचा कौन सा ऑप्शन है, NaCl है एक और एक CaCl2 है। ठीक, आपसे पूछा गया है विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, तो इसको याद करने का ट्रिक देखो कैसे आप बता पाओगे कि विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक जिसे होगा। NaCl में अगर बात करें तो NaCl का अगर हम जलीय विलयन में इसको मिलाएं तो जलीय विलयन का, यानी कि ये अगर टूटेगा आयनों में टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव में और प्लस Cl निगेटिव में टूट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद CaCl2 देखा है, CaCl2 को अगर हम बात करें, CaCl2 को अगर तोड़े तो कैल्शियम आप लोग जानते हो कितना पॉजिटिव टूटेगा? 2 पॉजिटिव। अब प्लस Cl, क्लोरीन कितना निगेटिव? 1 निगेटिव, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 2 क्लोरीन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आयन, देखेंगे तो यहाँ पर 1 आयन और 2 आयन, यानी कि NaCl में कुल कितने आयन है? 2 आयन है। और CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर है, तो यानी कि इसमें कुल आयन को संख्या कितनी है? 3 है। तो बच्चों इसको समझ लीजिए, जिसका आयन सबसे ज्यादा होगा वही उसका विलयन का क्वथनांक उसमें भी सर्वाधिक अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि किसका जलीय विलयन क्वथनांक सर्वाधिक होगा तो आप बताओगे CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का विलयन का सर्वाधिक क्वथनांक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल आपको 1 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो आपको बता दें कि आपके पेपर में मोल शब्द जरूर लिखा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो अगर किसी का मोल निकालने का बात करें तो मोल बराबर, यानी कि मोल अगर पूछा जाए मोल क्या होता है तो मोल यानी कि N इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार।
ठीक, ये आपका नॉर्मलता, मोलरता, मोललता कई जगह आपसे पूछा जाएगा। अगर मोल पूछता है तो आप भार बटे अणुभार, अणुभार आप जानते हो निकालना सबको पता होगा। जैसे जल का सूत्र H2O होगा तो हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु है और इसका भार कितना होता है 1, और दूसरे तत्व को हमेशा पॉजिटिव किया जाता है। अन्य तत्व है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और 8 दूनी 16, यानी कि अणुभार 16 हो जाएगा इसका। तो कुल मिलाकर इसका अगर ज्ञात करें तो 2 1 कम 2 और प्लस 16 यानी कि 16 हो जाएगा। कुल कितना अणुभार 18, और इसका कितना ग्राम दिया गया है 180 ग्राम। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, तो यानी कि भार दे दिया गया है 180 और अणुभार यहाँ पर निकालोगे तो आएगा 18, यानी कि 18 में 180, यानी कि कितने मोल आ जाएंगे 10 मोल आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय आयन, अगर अनुचुंबकीय आयन की बात करें तो जैसे आपसे पूछागा 2 क्वेश्चन, आपको 2 पूछ सकते हैं, या तो अनुचुंबकीय पूछेगा या तो चुंबकीय पूछे जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि निम्न में से अनुचुंबकीय कौन है, Zn2 पॉजिटिव है कि निकेल 2 पॉजिटिव है कि कॉपर 1 पॉजिटिव है कि Ag 1 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जिंक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे निकालोगे, sp_d_f से, sp_d और f से निकालोगे। तो जिसका वाह्यतम कोष, वैसे भी जान लीजिए कि जिसका वाह्यतम कोष यानी कि उसके सारे ये उपकोष भरे, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक, और जिसके अपूर्ण रूप से भरे होते हैं या आंशिक रूप से भरे होते हैं उसे अनुचुंबकीय कहते हैं, यानी कि जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, सीधा सीधा जो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा वो अनुचुंबकीय कहलाएगा। तो Zn2 पॉजिटिव में आप देखोगे तो Zn2 पॉजिटिव में भी आपका 3D10 होगा। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हो 3D10, इतना समय ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को करना आता होगा। Zn2 पॉजिटिव में कॉपर फर्स्ट पॉजिटिव में भी आपका, कॉपर फर्स्ट पॉजिटिव में भी 3D10 होगा, और Ag पॉजिटिव में भी आपका 3D10, यानी कि इसका और Zn का सभी का वाह्यतम कोष यानी कि डी ब्लॉक, डी वैसे भी जानते हो, यस में कितने ऑर्बिटल, 1, इसमें होगा 3। ठीक है, इस तरीके से निकाल, इसमें डी में कितना होगा 5, तो 1 2 3 और 4 1 5। तो यहाँ पर निकालोगे आपका डी ब्लॉक पूरा पूरा यानी कि भरा रहेगा। लेकिन एक ऐसा तत्व है निकेल जिसका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद यानी कि 4s2 जो अलग से होगा, तो जो डी में बचेगा वो उसका ऑर्बिटल खाली रहेगा। जब खाली रहेगा तो वो क्या कहलवाएगा, अनुचुंबकीय। ठीक, तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन हो सकता नहीं कौन होगा, तो निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है, वो निकेल 2 पॉजिटिव आयन होगा। ये सभी बच्चे आप लोग, हमको उम्मीद है ये सभी आप लोगों को आता होगा, लेकिन ये जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो आज यहाँ पर क्लियर कर लें कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में पक्का पक्का 1 आध 2 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए अगला हम देखते हैं आपका, अगर यहाँ पर आपका सवाल पूछा जाएगा, अगर बिलियन चैप्टर से अगर सवाल पूछा जाता है तो उसमें 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक, जिसमें आपका एक परिभाषा लिखा रहेगा, जैसे आपसे पूछ लेता है कि मोलरता किसे कहते हैं। 2 ग्राम या कुछ भी आपका ग्राम दे देगा, मिलीलीटर में इतना विलय है, उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ सकता है मोलरता पूछ सकता है, या तो नॉर्मलता पूछ सकता है। नॉर्मलता वाले क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन आपको लोगों के लिए हम यहाँ पर लाए हैं मोलरता। ऐसा ट्रिक बताएंगे, चाहे नॉर्मलता पूछे, चाहे मोलरता पूछे, या चाहे मोलरता पूछे, उसके लिए एक ही सूत्र लगाइए और सब वहां पर, और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एक ही सूत्र हम बता देंगे, उसे सारे सवाल, तीनों सवाल आप लगा सकते हो, बशर्ते आपको यह करना है कि अगर नॉर्मलता पूछे तो वहां तुल्यांकी निकालना है, तुल्यांकी। ठीक, और उसके बाद मोललता पूछता है तो इतना जान लीजिए कि अगर परिभाषा पूछे, किसकी पूछे, अगर मोलरता की परिभाषा पूछे, मोलरता, तो इसमें बताओगे कि 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। और उसके बाद अगर मोललता पूछे, क्या पूछे मेरे बच्चों, मोललता, क्या पूछे, मोललता, अगर मोललता पूछे तो यहीं पर आपको, जहां 1 लीटर है यहीं पर आपको 1 किलोग्राम रखना है। ठीक, और नॉर्मलता पूछे तो क्या करना है, 1 लीटर बिलियन में ही क्या होगा, तुल्यांकों की संख्या, क्या होगा, तुल्यांकों की संख्या। ठीक, तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सब तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, थोड़ा सा आपका चेंज है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत जल्द ही आप लोगों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। आज यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए हैं
वो उनमें से आपको जरूर ना जरूर आप कल एग्जाम में देखने को मिलेगा 100/100%। चलिए एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि अगर यहाँ पर मोलरता कुछ भी हो, नॉर्मलता पूछे, मोलरता पूछे, मोलरता पूछे, तो आपका जैसे H2SO4 यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% W/V, W/V यानी कि भार बटे आयतन में दिया गया है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोलरता परिकलित कीजिए। ये कई बार आपका सवाल पूछा भी गया है, उम्मीद है कि कल भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कुछ आपको यहाँ पर यौगिक के रूप में दिया रहेगा, उसके पेपर के नीचे आपका हर एक अलग अलग तत्व का भार लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का, सल्फर है तो सल्फर का, उसको आपको अणुभार निकालना आना चाहिए, ठीक। सभी को जोड़कर लिख देना है, लेकिन कितना कितना जोड़ना है तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको हम बता दे, देखिए चलिए उसको हम बता देंगे अभी। तो एक नमूना 94%, अगर आपको कहीं भी कोई भी इसके नॉर्मलता मोलरता में 94% या कितना भी परसेंट दिया रहे, ठीक, 94% दिया रहे, तो इसको समझ लीजिए कि 100 मिलीलीटर विलयन में 94 ग्राम वो यौगिक उपस्थित है, ठीक। कितना ग्राम? 94 ग्राम, यानी कि आपका 100 मिलीलीटर कोई विलयन है, उसमें 94 ग्राम H2SO4 है, जिसका घनत्व दे दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। मोलरता ज्ञात करिए। चलिए तो 94% का मतलब है, यानी कि 94% का मतलब है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कि वो आपका W, यानी कि किसका W? विलेय का, ठीक, विलेय का भार दे दिया गया है। यानी कि आपको एक चीज बता दूं कि विलेय के लिए स्मॉल w यानी कि छोटका W और विलायक के लिए बड़का W को हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो H2SO4 का एक नमूना 94%, यानी कि स्मॉल w बराबर कितना दिया गया? 94 ग्राम दिया गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दिया गया? 94 ग्राम। और उसके बाद आयतन, आयतन फिर हम यहाँ पर कितना लेंगे? आयतन, आयतन यानी कि V बराबर यहाँ पर हम लेने वाले हैं कितना? 100 मिलीलीटर। क्यों क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि हमेशा जो परसेंटेज पे निकाला जाता है वो हमेशा 100 पे निकलता है। चलिए ये दे दिया गया H2SO4, यहीं पर बताने वाले हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र ऐसा दिया नहीं गया, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, अणुभार को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो अणुभार को हम कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसको समझिए। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, ठीक। एक हाइड्रोजन फिर कितना भार? एक भार। ये लास्ट वाले, ये पहले वाले क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अणुभार के बिना कोई काम होने वाला नहीं है, चाहे नॉर्मलता पूछे, चाहे मोलरता, चाहे मोलरता। तो चलिए अगले तत्व के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? प्लस। सल्फर, सल्फर का कितना दिया गया? ये दिया रहेगा, आपको हेरने की आवश्यकता, याद करने की आवश्यकता नहीं है। सल्फर का दिया गया है 32, तो एक सल्फर है तो एक ही होगा। प्लस दूसरे तत्व के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कितना ऑक्सीजन है? 4, तो एक ऑक्सीजन पर कितना है? एक ऑक्सीजन पर भैया होता है भार कितना? 16। कुल मिला के इसको जोड़ेंगे, 2 1 कम 2, 32, 16 चौका 64, यानी कि कुल मिला के आ जाएगा कितना? 98, ठीक। कितना आएगा? देखो 4 6 चौका 24, 24 4 2 6 6 2 8, 98। तो कुछ तत्व के लिए हम यहाँ पर यौगिक के लिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए H2O का अनुभार कितना होगा? 8। NH2CO NH2 के लिए पूछा, यानी कि यूरिया के लिए पूछा जाए तो कितना होगा? 60, ठीक है। इस तरीके से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा जाए 98। इस तरीके से अगर मान लो नहीं याद करते हो तो पेपर में दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो एक ही चीज आपको मोलरता, मोलरता क्या ज्ञात करना है? मोलरता मेरे प्यारे बच्चों, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता चाहे पूछे चाहे नॉर्मलता पूछे, हम आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक ही आपका यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, वो चाहे जो पूछे उसमें आपको लगा देना है। कौन सा सूत्र? देखो, चाहे मोलरता चाहे नॉर्मलता चाहे जो, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू गुणे 1000, सॉरी, ठीक ठीक, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक। तो यहाँ पर डब्ल्यू हमको दिया गया है और स्मॉल एम का मान मिल गया, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू का मान नहीं मिला है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कब मिलता है? जब आपको दिया होता है यहाँ पर यानी कि इतने मिलीलीटर या इतने लीटर में घोला गया है, तो आपको दिया नहीं गया है, तो आपको दिया गया है घनत्व। तो घनत्व हम निकालने के लिए, घनत्व निकालने के लिए हम एक चीज यहाँ पर करेंगे कि घनत्व भैया, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व दिया गया है तो घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। घनत्व बराबर कितना होता है? द्रव्यमान बटे आयतन।
चलिए, घनत्व तो दे दिया गया है 1.84, द्रव्यमान आपको दिया गया है कितना 94 ग्राम, और उसके बाद आयतन आपको निकालना है। ठीक, आयतन आयतन आपको निकालना है, तो आयतन ही कहाँ चला जाएगा, आयतन द्रव्यमान, घनत्व तो दिया गया है, द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, आयतन तो खुद दिया गया है कितना 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान इज इक्वल टू आ जाएगा का घनत्व, घनत्व गुणे इस तरह भाग है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। घनत्व कितना दिया गया है, घनत्व दे दिया गया है 1.84, कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 1.84, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आयतन, आयतन कितना दिया गया है, आयतन हमने माना है 100 मिलीलीटर, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 गुणा में घाते, गुणा में दशमलव में अगर हम किसी भी 100 1 0 2 0 कितने भी जीरो होते हैं तो दशमलव दाहिने ओर खिसक सकता है, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, एक बार यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 184 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 184 ग्राम। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, अब यहाँ पर हम W बराबर यानी कि हमको निकालना है W, द्रव्यमान। ठीक, ये किसका है, यानी कि हमको विलेय मिल गया, कुल द्रव्यमान मिल गया, विलायक की मात्रा अगर मिल जाती तो सारा काम हो जाता। तो विलायक की मात्रा कैसे निकालेंगे, विलायक, तो विलायक के निकालने के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, विलायक, विलायक के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी विलेय है और द्रव्यमान है दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, तो वो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यानी कि 184 ग्राम दे दिया गया है, विलायक की मात्रा हो जाएगी, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा जो निकलेगा क्या होगा 184 और माइनस कुल मिला के कितना है 94। ठीक, 94, तो ये विलायक की मात्रा हो जाएगी कितना मेरे प्यारे बच्चों, 4 में से 4 गए 0 और 9 यानी कि 90। 90 क्या आएगा, 90 ग्राम में आएगा कि मिलीलीटर में आएगा, क्या आएगा, तो 90 यहाँ पर आएगा क्या, आयतन ज्ञात कर रहे हैं, विलायक की मात्रा आयतन में ज्ञात कर रहे हैं तो मिलीलीटर में आएगा। ठीक, मिलीलीटर में, इतना समझ में आया। अब इसी पे सूत्र पे लिख दीजिए, रख दीजिए, तो यानी कि यम बराबर आ जाएगा, यम बराबर कितना, डब्ल्यू बराबर कितना है 94। ठीक, और उसके बाद 1000, क्यों 1000 कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमको बदलना है क्या, लीटर में, दिया किस में है, मिलीलीटर में। उसके बाद यम, अणुभार, अणुभार H2SO4 का कितना आया है 98। ठीक, उसके बाद डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान कितना है 90। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको अगर काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 9 4, ये कटेगा 2 2 2 चौक 8, 214, 2 चौक 8, 2 9 18। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 47, और इसके बाद यहाँ 4700 भागे 9 9 81, 8 9 9 9 81, 9 चौक 36, 36 8 8 4 12, तो 42। इतना जब करोगे तो इसको काट दोगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है यम बराबर आएगा, यम बराबर 10 42, 421 है, 421 से करना 421, तो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा कितना 20 40 40 20 70, तो हो जाएगा 40, 10 दशमलव आएगा लगभग 61। ठीक, 10 दशमलव लगभग इतना आएगा, और मोल यहाँ पर आ जाएगा क्या, मोल। ठीक, इतना आप लोगों को, इसको आप भाग कर लीजिएगा, जो भी आए 10 दशमलव लगभग समथिंग आएगा। बाकी सवाल आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है, कोई भी विलयन की मोलरता चाहे नॉर्मलता पूछे, आपको सूत्र यही करना है आप लोगों को, W इंटू 1000 बटे M इंटू W। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको आप लोग देख लीजिएगा काट के, कितना आंसर 10 दशमलव लगभग समथिंग आएगा। ठीक है, देखिए हम बता दे रहे हैं 6 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के उन्नयन की क्या करना है, गणना करना है। ठीक, जल के उन्नयन की क्या करना है, गणना करना है। चलिए देखिए, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को
100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन की ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, जो आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए इसको हम करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अगर पूछा जाए कि क्वथनांक में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उन्नयन। क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन। क्वथनांक मतलब उन्नयन का पहले मतलब समझिए। उन्नयन का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक। टेम्परेचर का मतलब बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है टेम्परेचर का घटना। चलिए तो वहां पर हम देखें 3 ग्राम यूरिया। अब बताओ 3 ग्राम ज्यादा बड़ा है कि 100 ग्राम? बताओगे कि 3 ग्राम छोटा है और 100 ग्राम बड़ा है। तो यानी कि आपको कहीं भी दिया है छोटा बड़ा, बिलियन में कोई बिलियन है उसमें विलय घुल रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल डब्लू, ठीक। विलय के लिए हम करते हैं क्या, स्मॉल डब्लू बराबर होता है कितना, 3 ग्राम। 3 ग्राम दिया गया है, ठीक। अगला है 100 ग्राम जल में, कितना ग्राम, 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए जल के तो यानी कि कैपिटल डब्लू बराबर दे दिया गया कितना भैया, 100 ग्राम दे दिया गया है, ठीक। 100 ग्राम दे दिया गया है। और जल में क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखिए जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जेकर स्थिरांक यानी कह दे तो यानी कि वहां पर होता है केबी का मान। बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो केबी का मान दे दिया गया है 0.52 केल्विन, ठीक। केल्विन की ग्रा प्रति, चाहे मोल लिखो या मोल इनवर्स लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आपका क्वथनांक का उन्नयन का सूत्र पता होना चाहिए। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का ही अवनमन, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्वथनांक का उन्नयन का जो सूत्र होता है, क्वथनांक का उन्नयन का सूत्र जो होता है वो होता है बच्चों डेल्टा टीबी इंटू 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे यम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक। चलिए 1000 इंटू केबी इंटू डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू डब्लू। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, 1000 के इंटू केबी इंटू डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो इसमें आप लोग इसमें मान रख दीजिए जो भी है डेल्टा टीबी से आप ये जान सकते हो कि बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि उन्नयन होगा, यानी कि टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा टीबी का मान आपको निकालना है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1000 गुणे केबी का मान कितना है 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू का मान दिया गया है कितना, यूरिया भैया दिया है 3 ग्राम, कितना गया है, दिया गया 3, ठीक। 3 ग्राम बटे यम का मान अभी मैंने बताया, यम का मान कैसे निकालोगे आप लोग। यम का मान यानी कि एम होता है क्या, अनुभार। किसका अनुभार, यूरिया का अनुभार इसमें मान लो नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए। यूरिया का सूत्र वैसे तो आपको क्या पता है, NH2CO NH2, या इसी को लिख सकते हो CONH2 का होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हो। दोनों सूत्र आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग जैसे हमने बताया था कि नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 7 दूनी 14 और हाइड्रोजन 2 होगा, इस तरीके से आप जोड़ लोगे तो जोड़ना आप लोगों को आता होगा, ठीक है। नहीं है तो पिछले वाले आपको क्वेश्चन में हमने बताया किस तरीके से, ठीक है। तो इसका हमने बता दे रहा हूँ 60 होता है, ठीक है। 60 H2SO4 का 98, जल का 18, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेना। तो 60 NH2 यम का मान कितना हो जाएगा 60 इंटू कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया गया है 100, ठीक 100। अब यहाँ पर बच्चों अगर काटना है तो आप थोड़ा सा ट्रिकी, एक जीरो किसी भी संख्या में दशमलव का अगर गुणा करते हो तो वो दशमलव दाहिनी ओर खिसक सकता है, तो एक जीरो यहाँ पर चला जाएगा, दूसरा जीरो से यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा, और एक जीरो बचेगा तो एक जीरो से एक जीरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बचा हो गया 12, 2 छंग 12, ठीक।
तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 26 यानी 26/100। तो 100 में अगर भाग करोगे यानी कि 26 से 100 को भाग करोगे तो दशमलव कहाँ आएगा, बाईं ओर आएगा। तो ये कितने अंक पे, 2 अंक पे। तो डेल्टा टी बी का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.26 0.26 किसमें दिया गया है, यानी कि केल्विन किग्रा यानी कि केल्विन। ठीक, डेल्टा टीबी के वैल्यू कितना आ जाएगा 0.26। इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हो। जस्ट अब देखो इसमें अगर मोलर उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन पूछे, उन्नयन, तो आपको डेल्टा टीबी करना है। पी से मतलब क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट। और आपका अवनमन पूछे तो डेल्टा टी एफ क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ा सा जितना आप चाहो टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा टाइप करने में इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पेपर का थोड़ा सा कटिंग ले लिया है। इससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कितनी बार आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए तो हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे जो आप लोग इसको देख कर ही बता दोगे कि कौन सा होगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक ही ऐसा बताएंगे कि आप लोग इसको देख कर बता दोगे कि इसमें इसका भैया आंसर कितना आएगा। ये पिछली बार आपका 4 नंबर में सवाल पूछा गया था, जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की गणना कीजिए जिसमें CD2 पॉजिटिव और बिलियन से एजी हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोगों को देखते हैं, इसको आप लोग वैसे भी कर सकते हो ना। तो CD से CD2 पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ पर आपको बहुत आसान है। जैसे देखो क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, हमेशा सुनो मेरी बात, हमेशा बड़े पॉइंट को छोटे पॉइंट में, पहले बड़े पॉइंट को फिर छोटे पॉइंट को घटा दोगे। ठीक है, क्या करोगे, घटा दोगे, अगर इसको ऐसा आंसर लाना है तो। ठीक, बड़े पॉइंट को पहले लिखना है, छोटे पॉइंट को बाद में रखना है। यानी कि जो मैंने आपको लोगों को पता होगा, आप लोगों को पहले मैंने सिखाया क्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, फिर उसके बाद अपचयन निकालोगे। जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, जिसमें अपचयन होगा वो कैथोड होगा। तो देखोगे किसमें हो रहा है ये, फिर वो ये ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला रखोगे। वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो करते हो भी, चलो भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि क्या करोगे, यहाँ पर CD से CD2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड विभव -0.40 है, और एजी से हो रहा है इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.80 वोल्ट है। ठीक, इलेक्ट्रिक और EMF की गणना करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें देखो कि आपको अगर ऐसा दिया रहे जिसमें आपको पता नहीं चले, यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या यहाँ बढ़ रही है, यहाँ फिर क्या हो रही है, घट रही है ना, तो आप वैसे कर सकते हो। देखो जैसे CD से क्या हो रहा है बच्चों, CD से हो रहा है CD2 पॉजिटिव। ठीक, और एजी पर कितना पॉजिटिव है, एजी एक पॉजिटिव से हो रहा है, कितना, एक एजी। यानी कि किसी भी तत्व पर कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, तो वहां पर आप लोगों को पता है कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, 0। अगर ऑक्सीकरण संख्या 0 से 2 हो रही है यानी कि बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या हो गई, ऑक्सीकरण संख्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण पे कौन सी अक्रिय होगी, यानी कि एनोड होगा। और जी ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रही है यानी कि प्लस से 0 हो रही है, तो वहां पर कौन सा होगा, अपचयन। ठीक, क्या होगा, अपचयन। अपचयन पर क्या होगा, अपचयन पे भैया आप लोगों को पता है क्या होता है, कैथोड। ठीक, चलिए जल्दी देखिए, बहुत जल्दी ही आपको यह सेशन खत्म करने वाले हैं। तो एजी से एजी अब कैथोड हो जाएगा। तो वो आपको एक सूत्र पता होगा, ई सेल बराबर होता है क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड देखो एजी पॉजिटिव, देखो यहाँ पर मैंने बताया ई कैथोड का मान क्या होता है, प्लस 0, ई सेल बराबर का हो जाएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड यानी कि प्लस 0.80 वोल्ट है, माइनस ई एनोड का मान कितना है, माइनस 0.40। देखिए आपको बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं, ऐसा ट्रिक समझ लीजिए कि आप नस्ते नाबूद कर देंगे पेपर को। चलिए देखिए, तो ई सेल बराबर बच्चों आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ना है। 80 में 40 जोड़ दोगे तो 0 8 4 12,
कितने अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो ई सेल बराबर 1.20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो यही ये सब आपको अगर नहीं आता है, नहीं करना आता है, एक नंबर पे आ जाए, इतना बड़ा ध्यान नहीं, इतना बड़ा सवाल नहीं करना। डायरेक्ट देखो क्या हो रहा है कि एजी पॉजिटिव ये सब क्या दिया गया है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको उससे हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है। आप देखो कि कौन सा ऑप्शन बड़ा है। देखो यहाँ पर आपका -0.40 है, यहाँ पर क्या है +0.80। तो जो प्लस होगा उसको पहले रखेंगे और जो माइनस में होगा वो माइनस वाले प्लस वाला बात नहीं है, यानी कि जो बड़ा होगा उसको प्लस पहले रखेंगे, जो छोटा होगा मान उसको हम बाद में रखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, अगर घट रहा है तो घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम आसान सा ट्रिक है। तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो कि +0.80 और उसके बाद माइनस, ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस 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 प्लस हो जाता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 0.40 यानी कि 08412 यानी कि 1 दशमलव पे आंसर। ठीक, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 4 नंबर का सवाल पिछली बार पूछा गया था, ये आप लोगों को। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को 100/100% पक्का पक्का ये पूछे जाने वाला है इस बार ये सवाल आप लोगों को पूछे जाने वाला है। ठीक, आपको हम बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पढ़ने जा रहे हो रासायनिक बलगतकी से, तो आप लोग शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया और शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, दोनों पढ़ के जाना, रट के जाना एकदम बढ़िया से। और उसके बाद डेरिवेशन भी इसका कर लेना, और उसके बाद अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, इसको याद करना भूलना मत। अभिक्रिया कोटि तथा आणविकता में अंतर समझ लीजिए, पेपर एकदम आपके चरणों कमल में होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, या इतने समय में इतना पूर्ण हो रही है, तो इतने समय में कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखें, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु, देखो ट्रिकी समझो, एक प्रथम कोट का अभिक्रिया की कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु जैसे दिया जाए आपका क्या, अर्ध आयु काल 60 मिनट है, उसके बाद पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम। तो अर्ध आयु काल कितना है, 60 मिनट है। अर्ध आयु काल कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया है अर्ध आयु को बोलते हैं टी हाफ, यानी कि T1/2 बराबर कितना दे दिया गया है, 60 मिनट दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 60 मिनट दे दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे दिया गया है, 60 मिनट दे दिया गया है। ठीक, चलिए, तो टी हाफ बराबर कितना दिया गया है, टी हाफ बराबर दे दिया गया है 60 मिनट दे दिया गया है। ठीक, और उसके बाद आपका एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो टी हाफ और के में एक आपको सूत्र पता होना चाहिए। टी हाफ वाला सूत्र वाला क्या होता है, तो के बराबर आपको पता होता है, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। क्या होगा, 0.693 बटे टी हाफ। तो के बराबर यहाँ पर आप निकाल लोगे कि 0.693 बटे टी हाफ का वैल्यू कितना है, 60। कितना दिया गया है, अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है इस पे लिखना में। चलिए, टी हाफ बराबर कितना है, 60 मिनट। तो एक जीरो से दशमलव हमने बताया है कि गुणा करोगे दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा, भाग करने पर बाईं ओर। 1.10 से यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो के बराबर यहाँ पर देखो, एकदम इससे आसान कोई नहीं बता सकता। देखो कितना आ जाएगा, 0.09, क्या आएगा, 0.0693 बटे 6। ठीक, इसको काटेंगे तो 6 कन्नम 6, तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रहेगा। 6 कन्नम 6, 6 कम 6, बचा कितना, 3, हो गया 33। 6 पंचे 30, बचा कितना, अभी 3, हो दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 30, तो 6 पंचे 30, यानी कि के का वैल्यू आ गया यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 0.0693। ठीक, प्रति मिनट, या प्रति मिनट हम इसको कर सकते हैं प्रति मिनट, या इसी को हम ऊपर ला जाएंगे तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम ये वाला कलर लेते हैं। चलो देखते हैं, अब आपको अब पूछ रहा है कि कितने समय में
अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। वह कौन सा समय है कि अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा सा हम आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दे दें तो यहाँ पर जैसे ए से हो रहा है कोई अभिकारक बी, ठीक, अभिकारक ए से बदल रहा है बी, अगर अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता कुछ भी हो, यानी कि मान लेते हैं हम अभिकारक की सांद्रता ए, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उसकी सांद्रता हमेशा, इस बात को नोट कर लो, अभिकारक की से उत्पाद बनने पर सांद्रता हमेशा कमी होती है। ठीक है गुरु जी। तो अभिकारक से सांद्रता होने पर क्या होगी, अभिकारक से सांद्रता, अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उसकी सांद्रता हमेशा कमी होगी, तो उसका हमेशा क्या होगी, यानी कि इसका हो जाएगा a माइनस यक्स। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस यक्स, यानी कि अभिकारक से सांद्रता कोई उत्पाद बन रहा है तो उसकी सांद्रता हमेशा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वहीं पर इसमें आपका ये आपको लगेगा कि 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कि कोई अभिक्रिया 100% है, उसका 90% कितना समय में पूर्ण होगी, तब आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया का प्रथम कोट की सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस यक्स। ठीक, तो के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर टी हम क्या करेंगे, अब पूछ रहा है टी कितने समय, 90% पूर्ण हो जाएगी, तो यानी कि टी यहाँ पर आप रख दोगे 90%। ठीक, तो आपका ये पूछ रहा है तो टी 90 यहाँ चला जाएगा, ओके यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा टी 90 यानी कि 90% बराबर 2.303 बटे के। अब के वैल्यू यहाँ पर आपको ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, यानी कि कितना आएगा 0.06, सॉरी इसको अभी हमने काटा है तो ये क्या आ जाएगा, इसको हमने काटा है तो कितना आएगा 0.0115। ठीक, इतना आया के बराबर, तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, कितना रखेंगे, के बराबर आ जाएगा 0.0115। ठीक, इंटू लॉग अब अभिकारक ए है, अभिकारक और ए माइनस उसकी सांद्रता उत्पाद में जब बदल जाती है तब होता है, तो अभिकारक हम पूरा कितना लेंगे, हमेशा अभिकारक की सांद्रता हमेशा कितना लेंगे 100, कितना लेंगे 100, और उसके बाद अभिकारक से उत्पाद चेंज होगा तो उसकी सांद्रता हमेशा घट जाएगी, कितना घट रही है, यानी कि 90% तो पूर्ण हो जाएगी, बची जो वही आपको लिखना है, यानी कि 100 माइनस 90। ठीक, इस तरीके से टी 90% इक्वल टू 2.303 बटे 0.0115, और यहाँ पर लॉग, यहाँ पर लिख सकते हो बेस का 10 और 10, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 100 पे 100 में 90 घटाएंगे हो जाएगा 10, तो 10 दहमा 100, यानी कि log 10 बेस का कितना आ जाएगा 10। आप लोग पता होगा log 10 की वैल्यू होता है कितना 1। ठीक, तो टी 90% बराबर यानी कि हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो 1.123 तीन अंक पे दशमलव, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 3 4 5, तो यहाँ पर आप हटाओगे तो कितना जीरो बढ़ेगा, एक अंक यानी कि 3 यहाँ पर आएगा दशमलव। ठीक, 1 2 3 तो उसके बाद डबल जीरो यानी कि 1 जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 2303000 बटे 1155 इंटू लॉग के वैल्यू, log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो टी 90% का आ जाएगा वैल्यू कितना, लगभग इसको आप लोग गुणा भाग करके देख लेना, इसका आएगा 199.23% लगभग, इसको आप लोग काट लेना और काटने के बाद जो भी आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें अर्ध आयु काल अगर पूछा जाए या कितने समय में पूर्ण हो रही है, इसको आप लोग सवाल लगा सकते हो। पिछली बार ये 4 नंबर का सवाल आया था, तो उम्मीद है इस बार भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद हम आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए आपको घर पर लगाने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम हम बता दे रहे हैं कैसे इसको आप लोगों को करना है। ठीक, ये आपका आज का सेशन का लास्ट सवाल है, और इसी सवाल में जितने भी सवाल हमने 5 सवाल कराए हैं केमिस्ट्री में, ऐसे ज्यादा सवाल आपको किसी भी चैप्टर में
है नहीं। जितना भी आपके चैप्टर में जो भी सवाल है हमने आप लोगों को बता दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, यानी कि 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो वही अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगी? बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अभी बताया था। तो इसको कैसे करोगे कि यहाँ पर 10 मिनट में 20% वाला अलग निकाल लेना, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसी का आपका मान के बराबर रख के आपको 75% पूर्ण होने वाले में, यानी कि टी 75% कितने समय में पूर्ण होगी, वही मान आप लोग रख दोगे तो यहाँ पर आपका सवाल आ जाएगा। ठीक, आपका ये 2020, 16, 14 कई बार आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम 9 क्वेश्चन लगभग कराए हैं। 9 क्वेश्चन जिनमें से आपको बहुविकल्पी भी है, और वो बहुविकल्पी मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन कराए हैं। 4 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी मैंने कराए हैं ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं हो, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग उसको रट कर या याद कर समझ कर जाइएगा। इस तरीके से आज का अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।